हेलो एवरीवन, ब्रेन बैलेंस में आप सभी का स्वागत है। ये है एंशियंट इंडियन सीरीज़ की पार्ट 8। इस वीडियो में मैं मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो से हम लोग जान पाएंगे कि मौर्यस का ओरिजिन क्या है, कौन कौन सा राजा थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और डिक्लाइन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों को मौर्यन हिस्ट्री के बारे में कुछ सोर्सेस से पता चलता है, लाइक कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एक देश कैसे चलाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में लिखा है अर्थशास्त्र में कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद मेगास्थनीज का जो इंडिका बुक है, मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो उनका जो बुक है इंडिका, तो उनके बुक में भी मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। विशाखादत्त का जो प्ले है मुद्रा राक्षसा, जो ड्रामा है, नाटक है मुद्रा राक्षसा, तो उससे भी पता चलता है मौर्य हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा जो हिंदू पुराण है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, या फिर अशोकान एडिक्ट है, यानी कि जो भी इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था उस समय पिलर में या फिर मोनूमेंट में, तो इससे भी हम लोगों को पता चलता है मौर्य हिस्ट्री के बारे में, राइट। मौर्यस की ओरिजिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। पुराण या फिर मुद्रा राक्षसा के माने तो वो लोग, मौर्यस के जो राजा थे, वो शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये लिखा गया कि जो मौर्य राजा थे वो सैक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध भी सैक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। सैक्या क्लैन एक क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ग्रीक सोर्स के माने तो वो नॉन वॉरियर से बिलोंग करते हैं। नॉन वॉरियर यानी कि वो लोग क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही पता चलता है कि मौर्य जो कि एक मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते हैं। मौर्य ट्राइब जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पीकॉक मिलता था उस समय, बहुत सारे पीकॉक मिलता था, मोर। तो उससे क्या आया है, मौर्य ट्राइब आया है, जो कि एक लोअर कास्ट के लोग हैं, राइट। तो मौर्य के जो राजा थे वो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, राइट। मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जो नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद, उनको पराजित किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, और फिर मौर्य डायनेस्टी का निर्माण किया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर के माने तो चाणक्य एक ब्राह्मण थे। नंद डायनेस्टी का जो रूलर था धनानंद एक बार दान देने के लिए कई ब्राह्मणों को बुलाया था, तो इनमें चाणक्य भी गया था उनके कोर्ट में दान लेने के लिए। तो उस समय धनानंद ने चाणक्य को बहुत इंसल्ट किया, क्योंकि चाणक्य देखने में बदसूरत था, तो इसलिए उनको बहुत इंसल्ट किया गया था। और फिर चाणक्य ने उस समय उन्होंने प्रण लिया कि जो नंद डायनेस्टी है मगध से हटाएगा और यहाँ पे और एक राजा को बिठाएगा, ठीक है। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक वॉरियर बनाया कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे एक देश चलाया जाता है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग दिए थे चंद्रगुप्त को, और फिर उनके मदद से या फिर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से नंद डायनेस्टी को पराजित किया है, और इस तरह मौर्य डायनेस्टी का निर्माण हुआ है। चंद्रगुप्त को ग्रीक में संद्रकोटस बोलते थे, राइट। मैं बता दूं कि जो अलेक्जेंडर जब मैसेडोनियन इन्वेजन हुआ था, तो अलेक्जेंडर ने यहाँ पे गांधार, कंबोजा, बालूचिस्तान, ये सब जगह उन्होंने कैप्चर किया था। लेकिन अलेक्जेंडर जब उनका देहांत हो गया था, तो जो मैसेडोनियन जो एम्पायर था पूरी तरह से वीक हो गया था, राइट। तो चंद्रगुप्त ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने ये जो कंबोज, गांधार और जो बलूचिस्तान है ये फिर से रिकैप्चर किया था, ठीक है, जो कि एक समय मैसेडोनियन एम्पायर के अंडर में था। तो ये पता चलते ही जो सेलुकस निकेटर है, जो कि अलेक्जेंडर का जो मिनिस्टर था सेलुकस निकेटर, वो फिर से ये जगह को कब्जाने के लिए आया था, लेकिन वो चंद्रगुप्त से हार गए थे, ठीक है। तो इन दोनों में, चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर में एक ट्रीटी बना, और उस ट्रीटी में 500 एलिफेंट्स दिए थे चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को, राइट। चंद्रगुप्त के कोर्ट में जो ग्रीक एम्बेसडर थे उनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का जो बुक है वो है इंडिका, राइट, इंडिका। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था इनके पुत्र के लिए, बिंदुसारा, और बाद में उन्होंने जैनिज्म को अपनाया था, और फिर उनका देहांत हो जाता है। फिर आता है बिंदुसारा। ही इज़ द सन ऑफ चंद्रगुप्ता।
उनको अमित घ्राता भी बोला जाता है, स्लेयर ऑफ फोर्स, यानी कि दुश्मनों का जो मार गिराते हैं उनको स्लेयर ऑफ फोर्स कहते हैं, अमित्र घाता, या फिर अमित्रोचेट्स इन ग्रीक, राइट। इनके कोर्ट में जो ग्रीक एम्बेसडर थे वो था डिमाचस। उज्जैन का जो गवर्नर था उस समय वो था अशोका द ग्रेट। उज्जैन कहाँ पे है? उज्जैन मध्य प्रदेश पे स्थित है, आपको याद रखना है। तो आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि बिंदुसारा के टाइम में ये जो पूरी जो एरिया है ये कैप्चर हो गया था। सिर्फ कलिंगा जो कि प्रेजेंट डे ओडिशा है ये छोड़ के, और जो केरला या फिर तमिलनाडु का जो एरिया है ये सब छोड़ के बाकी सब उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूरा मौर्य एम्पायर के अंडर में था उस समय, राइट। बिंदुसारा के बाद में आता है अशोका द ग्रेट। अशोका का जो पिता है वो है बिंदुसारा और उनका जो माता का नाम है वो है सुभद्रंगी। अशोका का मतलब है विदाउट सॉरो, राइट। उनको सम्राट चक्रवर्ती देवनप्रिय या फिर प्रियदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसारा चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है सुशीमा वो राजगद्दी संभाले, लेकिन अशोक थे वो काफ़ी पावरफुल वॉरियर थे, बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे। ऐसा माना जाता है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऐसे मानते हैं कि अशोका का 100 भाई थे, इनमें से 99 भाइयों को उन्होंने मार गिराया राजगद्दी के लिए, और जो छोटा भाई है तीसा उनको नहीं मारते हैं, ठीक है। तो इस तरह वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद उनको राजगद्दी मिलता है, राइट। और उनका जो हेल्प किया था वो था जो उनका जो फादर का जो मिनिस्टर था उनका नाम है राधा गुप्ता। बिंदुसारा का जो मिनिस्टर है वो था राधा गुप्ता, और उनकी हेल्प से उन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन में जीत हासिल की है और फिर उन्होंने राजगद्दी संभाला। लोग ऐसे मानते हैं कि वो बहुत ही बैड टेम्पर्ड, रूथलेस और बहुत ही क्रूएल राजा थे, ठीक है। उन्होंने एक टॉर्चर चैम्बर भी बनाया था जहाँ पे वो प्रिजनर को टॉर्चर करते थे और टॉर्चर करके मारा जाता था उनको। तो इसी से उनका नाम आया है चंद अशोका, मतलब कि क्रूएल अशोका। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो पटलिपुत्र में हुआ था और उसका जो सपोर्टर थे वो था अशोका। जो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो राजगृह पे हुआ है, ठीक है, राजगृह पे हुआ है। उसका पेट्रोनेज कौन था? उसका पेट्रोनेज था अजता शत्रु। और सेकंड काउंसिल कहाँ पे हुआ? सेकंड काउंसिल वैशाली पे हुआ है, वैशाली। और उसका पेट्रोनेज कौन था? काल अशोका। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है? पाटलिपुत्र पे हुआ है, और पेट्रोनेज कौन था? अशोका। अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था कलिंग वॉर के बाद, और फिर उनका जो पुत्र है महेंद्र और जो कन्या है संघमित्र, उन दोनों को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो किंग अशोका का जो पुत्र है वो है महेंद्र और संघमित्र को श्रीलंका भेजा गया था बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, राइट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अशोका के टाइम में पूरा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, तो पूरा कब्जा कर लिया था। और साथ ही साथ जो कलिंग है, जो प्रेजेंट डे ओडिशा है, ये भी कैप्चर कर लिया गया था, राइट। सिर्फ केरला, तमिलनाडु और मॉडर्न डे श्रीलंका को छोड़ के बाकी पूरा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है पूरा कब्जा कर लिया गया था, राइट। लेकिन कलिंग वॉर उन्होंने 265 BC में लड़ा था। पर्सनली उन्होंने ये युद्ध लड़ा था, लेकिन इस युद्ध से उनका जो मन पूरा बदल गया था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान 100,000 ऑफ पीपल, लैक ऑफ पीपल उस समय मरे थे इस वॉर में। इससे उनका जो माइंड था पूरा डिस्टर्ब हो गया था और उन्होंने जो वायलेंस ये स्टॉप कर दिया था और वो आगे जाके वो बुद्धिज्म अपनाने लगे थे। और इस तरह उनका नाम चंद शोका से धर्म अशोका आया है, यानी कि पियोस अशोका, ठीक है। मौर्य एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो अशोका के डेथ के बाद ही हो जाता है। अशोका के डेथ के बाद बहुत सारे वीक रूलर आए थे,
वो लोग उतना पावरफुल नहीं रहे, जिसके कारण जो उनका जो एम्पायर था वो भी डिवीजन हो गया था ईस्टर्न और वेस्टर्न में। वेस्टर्न जो कि कुणाल ने रूल करने लगा और ईस्टर्न पार्ट दशरथ ने रूल करने लगा। तो इस डिवीजन से क्या होता है, ये लोग बहुत ही वीक हो जाता है, यूनिटी और नहीं रहता है और बहुत वीक हो जाता है। और इससे क्या हुआ, मैसेडोनियन एम्पायर का जो राजा लोग फिर से आक्रमण करने लगे भारत के ऊपर। ठीक है, मौर्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथा, और बृहद्रथा की हत्या किया गया था उनका ही सेनापति के द्वारा, जो जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। और पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथा का खून किया और बाद में उन्होंने शुंगा डायनेस्टी का स्थापन किया है। ठीक है, अगर हम लोग मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में देखें तो बहुत ही कमाल का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, बहुत ही एडवांस था, बहुत ही डेवलप्ड था। ठीक है, अशोका के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर चरम सीमा पे था। ठीक है, बहुत ही हाईली डेवलप्ड था। वो लोग स्टोन से डिफरेंट स्तूपास, उसके बाद पिलर्स, ये सब बनाते थे बहुत ही पॉलिश तरीके से। ठीक है, लोगों का जो आर्ट था वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज कोर्ट आर्ट यानी कि रॉयल आर्ट। ठीक है, जैसे कि स्तूपा, पिलर, ठीक है, या फिर कोई और सारे मोनूमेंट, इसको जो बनाया जाता था तो ये कोर्ट आर्ट से बिलोंग करता है। और एक है फोक आर्ट। फोक आर्ट यानी कि कोई भी आदमी जैसे कि कटोरा बनाता है, ठीक है, या फिर कुछ चित्र ड्रॉ करता है, तो इसी को हम लोग फोक आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज है, स्तूपा है, पिलर्स है, केव है। ठीक है, तो इन स्तूपा की बात करें तो जो सांची स्तूपा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसीना डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ये बहुत ही फेमस अशोकन स्तूपा है और ये एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि 1989 में डेजिग्नेटेड किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पिपरावा स्तूपा जो कि उत्तर प्रदेश में है एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट वन, राइट। नेक्स्ट है बैरत में जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं आपको याद रखना है। जो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में स्थित है, 1989 में इसको डेजिग्नेटेड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और देन द ओल्डेस्ट वन इज पिपरावा स्तूपा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और देन राजस्थान में बैरत स्तूपा, राइट। जो मोस्ट फेमस मोनूमेंट है वो है पिलर्स, जिसको हम लोग पिलर्स ऑफ धर्मा बोलते हैं। पिलर्स ऑफ धर्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पिलर्स के माध्यम से वो लोग बुद्धिस्ट जो आइडियोलॉजी है या फिर जो कोर्ट का ऑर्डर है यानी कि फरमान है, ठीक है, इसको वो लोग स्प्रेड कर पाते थे। जो पिलर है, पिलर के बॉडी में वो लोग बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर कोर्ट का ऑर्डर, ये सब लिखते थे इंस्क्रिप्शन के द्वारा। ठीक है, और इस तरह लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो लोग भी पढ़ पाते थे। लाइक ए साइन बोर्ड, ये एक साइन बोर्ड के तरह ये काम आता है। ठीक है, तो जो मोस्ट फेमस जो लाइन कैपिटल है वो है 4 लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ और सांची। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या है? ये जो पार्ट है, आप लोग पिलर देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है पिलर का, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, राइट। कैपिटल बोलते हैं इस पार्ट को। देन नेक्स्ट वन इज, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एबकस। एबकस में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चक्र है जहाँ पे 24 स्पोक है, राइट, और इसी को ही इंडियन फ्लैग में लिया गया है। ठीक है, और ये जो 4 लायन कैपिटल है इसको हम लोग नेशनल एम्बलम के तौर पे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे, राइट। और जो नीचे का हिस्सा है वो है बेस, आप लोग देख पा रहे होंगे जो लोटस है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, ये जो चक्र है, चक्र चारों साइड में है और चक्र के बीच 4 एनिमल्स है, उसका नाम है बुल, एलिफेंट, हॉर्स और लायन, राइट। तो स्तूपा और पिलर के अलावा वो लोग केव भी बनाते थे। ठीक है, केव क्यों बनाते थे? ताकि जो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो लोग रह सके। ठीक है, तो जो केव का एग्जाम्पल है वो है बरबरा केव और नागार्जुनी केव। ठीक है, जो कि गया में स्थित है, बरबरा केव और नागार्जुनी केव, राइट। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में मौर्य एम्पायर बहुत ही माहिर थे, और तो अशोका के टाइम में बहुत डेवलप किए थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये था आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्य एम्पायर के टाइम में, बहुत ही डेवलप थे उस समय। और एक बात बोल दूँ, जो पिलर में वो लोग लिखते थे वो पाली या फिर प्राकृत लैंग्वेज में वो लोग लिखते थे। इसके अलावा वो लोग ग्रीक
लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये था आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य। तो ये है वीडियो का अंत। स्टे ब्लेस्ड, कैच यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।